नमस्कार मित्रों, व्याख्यान के पहले भाग में हम लोगों ने प्रेमचंद की कहानियों के सामाजिक सरोकार पर बात करते हुए उनके विश्लेषणात्मक पक्ष पर बातचीत की थी। आज हम व्याख्यान के इस भाग में प्रेमचंद की कहानियों का विश्लेषण करेंगे और मुझे लगता है कि पिछले व्याख्यान में मैंने आपको प्रेमचंद का समय जो कि 1936 तक बताया था, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि बनारस की गलियों में जीवन को बहुत करीब से देखने वाले प्रेमचंद ने अपनी कहानी विधा को भी बहुत ही नजदीक से देखा। कहानी के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद को मिला वह शायद ही किसी को मिला हो, क्योंकि कथा साहित्य को जीवन का हिस्सा बनाने वाले प्रेमचंद ही हैं। उनसे पहले तो कथा साहित्य केवल कौतूहल का विषय था। प्रेमचंद किसी भी विचारधारा में बंधकर कभी भी नहीं रहे। जहां उन्हें जो उचित लगा उसे उन्होंने लिखा और बोला भी। उनके समय में उनके कद का कोई साहित्यकार हुआ ही नहीं। उनके लेखन और वक्तव्य साहित्य और समाज के बीच की दूरी को लगातार कम करते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि उनका संबंध भी मजबूत करते हैं। गांधी के विचारों से प्रभावित होने के बाद भी वे आजीवन गांधीवादी नहीं रहे, बल्कि परिवर्तन के नियम को स्वीकार कर जहां जैसा महसूस किया वैसा करते रहे। प्रेमचंद की कहानियों पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि नमक का दारोगा प्रेमचंद की सबसे अधिक बहुचर्चित कहानी है। भारतीय समाज में नौकरी का स्थायी महत्व है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा ऐसी नौकरी करे जिसमें उसे कुछ ऊपरी कमाई भी हो जाए, लेकिन प्रेमचंद की विशेषता यह है कि वे पारंपरिक मान्यताओं को तोड़ते हुए यथार्थ की नई भूमि तैयार करते हैं। नमक का दारोगा का नायक मुंशी वंशीधर अपने कर्म को ही बड़ा मानता है। उसके लिए ईमानदारी सबसे आवश्यक चीज है, जो समाज में मेहनत और ईमानदारी के दम पर अपनी पहचान बनाने वाले वंशीधर की समाज और नौकरी में अपनी धाक है। वह अपनी ईमानदारी के कारण ही लोगों की आंखों में खटकता है। कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र पंडित अलोपीदीन दातागंज अमीर लेकिन नंबर 2 का काम करने वाले व्यक्ति हैं। बड़े ओहदे पर बैठे लोग भी उन्हें नमस्कार करते हैं क्योंकि उनके पास अपार धन है। अलोपीदीन ने धन का लालच और रोब दिखाकर समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को अपना गुलाम बना रखा था। एक दिन दारोगा मुंशी वंशीधर अलोपीदीन को नमक की गाड़ियां को पकड़ लेता है, जो कानूनी रूप से नंबर 2 का काम है। अंततः अदालत में गुनहगार के रूप में अलोपीदीन की पेशी होती है। यह उनके जीवन का पहला ऐसा दिन है साथियों, जिसमें उन्हें यहां तक आना पड़ा। अपमान की पीड़ा से व्याकुल अलोपीदीन पूरी व्यवस्था को पैसे से खरीद लेता और खुद को इज्जत के साथ बरी भी करवा लेता है। कोर्ट में और जज द्वारा अलोपीदीन को निर्दोष साबित करके भेजा भी जाता है और वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अलोपीदीन को जब यह बात पता चलती है तो वह उसे घूस देने का लालच देकर गाड़ी छोड़ने की गुजारिश करते हैं, लेकिन दारोगा फिर भी नहीं मानता है। प्रेमचंद की कहानी कला का यह नया आयाम है कि वह कहानी को जहां खड़ा करते हैं, जहां से एक नई सोच का जन्म होता है। एक तरफ वे दिखाते हैं कि भ्रष्ट लेकिन ताकतवर अलोपीदीन सबको पैसे के दम पर खरीद लेता है और खुद को निर्दोष भी साबित करवा लेता है। वहीं वह वंशीधर के घर जाके माफी मांगकर उसे अपने यहाँ नौकरी करने का आग्रह भी करता है। कहानी का मूल उद्देश्य यह है कि एक तरफ प्रेमचंद यह बताने का प्रयास करते हैं कि ईमानदार और कर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति की आवश्यकता प्रत्येक को होती है, तो दूसरी तरफ
वे यह भी दिखाते हैं कि कहानी पूरी व्यवस्था में एक भ्रष्ट व्यक्ति को बचाने के लिए एक साथ मिल जाती है और ईमानदार व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ईदगाह कहानी मुस्लिम परिवार से जुड़ी है। एक बच्चा साल भर से ईद के दिन का इंतजार कर रहा है। उसके माता पिता नहीं, इसलिए उसके जीवन में पैसे का अभाव है। उसकी दादी उसके लिए कुछ पैसे बचा कर रखती है जिससे वह ईद के मेले का आनंद उठा सके, लेकिन वह मेले से कोई खिलौना या मिठाई ना खरीद कर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, क्योंकि वह बालक देखता है कि रोटियां बनाते हुए उसकी दादी के हाथ अक्सर जल जाते हैं। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है साथियों। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। दृश्य की परिकल्पना करने में प्रेमचंद का कोई तोड़ नहीं है। ईदगाह में उन्होंने एक मुस्लिम परिवार की गरीबी और उस गरीबी से एक बच्चे के मन में उपजे भाव को इस कहानी में मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। आलोचकों का मानना है कि यह बाल मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद एक गरीब परिवार की त्रासदी का जीवन चित्रण करते हैं और एक बालक के मन में अपने पारिवारिक स्थिति का जो प्रभाव पड़ता है उसे व्यक्त भी किया है। यह कहानी प्रेमचंद की कुछ चुनिंदा कहानियों में ये कहानी गिनी जाती है। इस कहानी में प्रेमचंद ने ईद त्योहार का सजीव चित्रण किया है। वे लिखते हैं, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। एक 5-6 वर्ष के बच्चे द्वारा अपनी तमाम इच्छाओं को मारकर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदने की कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचंद अपने आसपास के जीवन के साथ गहराई से जुड़े हुए लेखक थे। मेले में जहां बच्चे मिठाइयां खा रहे थे, वहां हामिद अगर चिमटा खरीद रहा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि दुख की बात है। किसी व्यवस्था में कुछ बच्चे जब मिठाई और खिलौने लेकर खुश हो रहे हैं तो दूसरा बच्चा अपनी इच्छाओं को दमन करके घर के लिए चिमटा खरीद रहा है। घर पहुंचकर जब उसकी दादी उसके हाथ में चिमटा देखती है तो आश्चर्यचकित होकर पूछती है, कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो है लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इंसान का इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की ही याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। इतना ही नहीं, प्रेमचंद आगे लिखते हैं, और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थीं। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? यह कहानी भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इसमें अभिव्यक्त बाल मनोविज्ञान से भारतीय समाज के असमानता के ढांचे को समझा जा सकता है। यहाँ का बच्चा 5 वर्ष में घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए मानसिक रूप से इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि वह रोज अपने परिवार में लोगों को समय की चक्की में पिसते हुए देखता है। सदगति कहानी
दलित जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति है। कहानी का नायक दुखी चमार जाति का है। एक दिन अपनी बेटी की शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए पंडित जी के घर पहुंचता है। वैसे भारतीय समाज में चमार जाति के लोग पंडित के यहाँ नहीं जाते हैं और ना ही पंडित उनके घर के कामकाज में जाते हैं। लेकिन प्रेमचंद ने सामाजिक बदलाव दिखाने के लिए यह जोखिम भी लिया है। जब वह पंडित जी के यहाँ पहुंचता है तो वह पूजा पर बैठे हुए थे, फिर भोजन करने लगे। भोजन के उपरांत उन्हें आराम भी करना था। इस सारे क्रियाकलाप से उन्हें 4 से 5 घंटे का समय तो लग ही गया। उधर सुबह से भूखे दुखी को पंडित जी लगातार उससे काम भी करवा रहे थे। पहले घर का सारा भूसा उठाकर दूसरे घर में रखवाया, फिर घर और बाहर झाड़ू लगवाया। इतना ही नहीं, उससे लकड़ी का एक बड़ा सा गट्ठा चीरने को भी कहा। पंडित के काम को वह आदेश मानकर पूरे समय खटता रहा। अचानक भूख जब बर्दाश्त नहीं हुई तो वही चक्कर खाकर गिर जाता है और मर भी जाता है। गांव में चमार जाति के लोग उसकी लाश को उठाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें दुखी के मौत का जिम्मेदार पंडित ही लगता है। इधर जब लाश सड़ने लगी तो पंडित जी ने रस्सी से बांधकर खींचते हुए गांव से बाहर ले जाकर फेंक दिया। इस कहानी में एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की लाश को जानवरों जैसे खींचते हुए ले जाने का दृश्य रचकर शायद प्रेमचंद यही बताना चाहते हैं कि हम धीरे धीरे अमानव होते जा रहे हैं, जहां मनुष्य जाति और धर्म के बंधन में यह भूल गया है कि वह भी एक इंसान है। प्रेमचंद ने लिखा है, रात तो किसी तरह कटी मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौए नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। यह कहानी भारतीय व्यवस्था से उपजे जातिवादी व्यवस्था की पोल भी खोलती है, जहां निचली जाति के लोगों को मनुष्य नहीं जानवर समझा जाता है। प्रेमचंद की कहानी उसी समाज के पक्ष में बयान है। प्रेमचंद ने सामाजिक असमानता के विरोध में हमेशा अपनी आवाज उठाई। जब भी उन्हें समाज का दलित वर्ग दुखी या चिंतित दिखा, उन्होंने उसके पक्ष में बराबर लेखन किया। दलितों और असहायों के साथ खड़ा होकर उनका साथ देना पहले साहित्यकारों के लिए इतना आसान नहीं था। लोग डरते थे, जबकि प्रेमचंद ने खुलकर उनकी आवाज उठाई। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। अपने समय की विख्यात पत्रिका माधुरी में इसका पहला प्रकाशन हुआ। इसमें प्रेमचंद ने वाजिद अली शाह के समय के लखनऊ का जीवंत चित्रण किया है। यह कहानी भारतीय व्यवस्था की पोल खोलती है। गुलामी कर अपना जीवन यापन करने वाले जमींदार अथवा राजा लोग कुंठित होकर भोग विलास में डूबे हुए थे। उनके लिए प्रजा का कोई मतलब नहीं था। लोकतंत्र की अवधारणा तब थी नहीं, लिहाजा राजाओं की जी हजूरी और उस जी हजूरी से उपजे अवसाद को दूर करने के लिए शराब और सुंदरी का सहारा ही था। इस कहानी में लखनऊ शहर राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी से मुक्त राजाओं की शून्य होती चेतना को चित्रित किया गया है। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली कहानी के मुख्य पात्र हैं और दोनों वाजिद अली शाह के जागीरदार हैं। राज्य की जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त कर जुए और भोग में लिप्त हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से राजाओं के अंदर की कुंठा को दिखाने का भी प्रयास किया है। यह वह समय था जब राजाओं ने दिखावे को ही अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा समझ लिया था। इस कहानी में प्रेमचंद पाठकों को वास्तविकता से परिचित करवाने की भरपूर कोशिश करते हैं। प्रेमचंद ने
उस समय के देश काल और वातावरण का शानदार चित्रण करते हुए लिखा है कि वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक ही में मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता ही व्याप्त हो रही थी। यह कहानी अपने समय का जीवंत दस्तावेज है। प्रेमचंद सामाजिक स्वतंत्रता के पक्ष में थे। वे मानवीय जीवन को केवल जाति धर्म ही नहीं बल्कि मानसिक दास्ता से भी मुक्त करवाना चाहते थे। उनके लिए जीवन उत्सव की तरह था। राजनीतिक परिवर्तन के लिए वे साहित्य को सबसे बड़ा हथियार मानते थे। गांधी और नेहरू ने जिस भारत की कल्पना की थी वह कल्पना में ही रह गया। लिहाजा सामाजिक परिवर्तन हुआ। लोग एक दूसरे के लिए ढाल बनाने की जगह नुकसान पहुंचाने लगे। सामूहिकता धीरे धीरे खत्म होने लगी, जिससे तमाम तरह की सामाजिक विसंगतियों का जन्म हुआ। गरीब जनता चुपचाप बड़े लोगों के अत्याचार सहन करती थी। दलितों के जीवन से जुड़ी कई कहानियां प्रेमचंद ने लिखी हैं। उनमें एक कहानी पूस की रात भी है। भारत में किसानों की स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। इस कहानी में उधार लेकर फसल उगाने की चिंता और मौसम की मार से फसल खराब होने पर उसकी भरपाई की चिंता, कर्ज न भर पाने की चिंता को प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहानी का आरंभ ही किसान से उधार मांगने से शुरू होता है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहां से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। प्रेमचंद कहानी का दृश्य जीवंत बना देते हैं। भयानक ठंड की रात में गरीब किसान के पास ओढ़ने के लिए एक कंबल भी नहीं है। प्रेमचंद ने लिखा है, पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। पूस की रात कहानी से पता चलता है कि प्रेमचंद दलित समाज की भूख और नींद को समझते थे। उन्होंने अपने पास के लोगों को भूख और नींद से संघर्ष करते हुए देखा और वही उनकी कहानी का हिस्सा बनते भी हैं। प्रेमचंद को शायद इसलिए मजदूरों और दलितों का वकील भी कहा जाता है। बूढ़ी काकी आधुनिक जीवन की लोलुपता से निकले विसंगति बोध की कहानी है। समय बदलते ही जीवन की गति बदल जाती है। प्रेमचंद की इस कहानी में बूढ़ी काकी ही मुख्य पात्र है, जो बुढ़ापे में धीरे धीरे बच्ची होती जा रही है। प्रेमचंद लिखते हैं, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। भारत में वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या यह बताती है कि हम धीरे धीरे अपने माँ बाप, दादा दादी और नाना नानी को बोझ समझने लगे हैं। इस कहानी में भी एक बूढ़ी काकी है जो अपने भतीजे को अपनी सारी संपत्ति इसलिए लिख देती है कि खाने पीने की सहूलियत रहेगी, लेकिन भतीजा रोज उसे ताने देता है। जब भी वह खाने की बात करती है तो उसे चटोरी समझा जाता है। प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी के माध्यम से हुए उस बुजुर्ग के दिल में झांकने की कोशिश की है जो अपनी इच्छाओं को मार कर जीते हैं। काकी अपने खाने पीने की इच्छाओं को दबा नहीं पाती है, यही उसका सबसे बड़ा गुनाह है। वर्षों बाद
जब उसके पोते का विवाह होता है। भोज में तरह तरह के खाने के पकवान बनते हैं, लेकिन उसे घर की एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। सारे लोग खा पीकर चले जाते हैं। किसी को उस बूढ़ी काकी का ध्यान नहीं है। भूख से व्याकुल काकी किसी तरह जब उस कोठरी से बाहर निकलती है तो महसूस करती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लिहाजा भूख शांत करने के लिए लोगों द्वारा फेंके गए पत्तल से जूठन निकाल निकाल कर खाने लगती है। यह दृश्य इतना हृदय विदारक और लज्जित करने वाला है कि आत्मा भी विलाप करने लगती है। प्रेमचंद ने इस हिस्से को बड़ी मार्मिकता से लिखा है। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध होकर स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुला कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थीं और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। साथियों, कफन प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में से एक है। घीसू और माधव नामक दो पात्रों के बीच चलती कहानी का भी मूल स्वर दलित प्रतिरोध है। घीसू और माधव दलित जाति से हैं। कफन मूलतः ब्राह्मणवादी व्यवस्था की क्रूरता और सोच से उपजी कहानी है। आदर्श और यथार्थ के बीच से होकर गुजरती इस कहानी में दो दलित पात्रों द्वारा अपने परिवार की स्त्री के कफन के लिए मिले पैसों से शराब पीने और मांस खाने की कथा को चित्रित किया गया है। कुछ आलोचक उनके इस व्यवहार में उनका प्रतिरोध देखते हैं। ऐसे आलोचकों का मानना है कि उन दोनों ने कफन के पैसे से इसलिए शराब पी ली क्योंकि उन्हें पता है कि कोई ना कोई फिर से कफन का पैसा देगा ही। सामाजिक व्यवस्था इस तरह से विकसित है कि लोग गरीबों को उनके उपचार के लिए पैसे नहीं देते हैं, लेकिन जहां कर्म कांड होगा वहां आगे बढ़ बढ़ कर देते हैं। यह कहानी धार्मिक आडंबर और कर्मकांडी व्यवस्था पर खुलकर प्रहार करती है। प्रेमचंद का साहित्यिक जीवन उनके व्यक्तिगत जीवन से अलग नहीं था। जो दलित संवेदना और संघर्ष उनकी कहानियों में दिखता है वह उनके साथ भी घटित हुआ है। प्रेमचंद साहित्य को साहस प्रदान करने का आधार मानते हैं। वे लिखते हैं, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि ना जागे, आध्यात्मिक और मानसिक शांति तृप्त ना हो, हम में गति और शक्ति ना पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम ना जागृत हो, जो हम में संकल्प और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की सच्ची दृढ़ता ना उत्पन्न करे, वह हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए उनकी कहानियों की बनावट ऐसी है कि दलित विरोधी और दलित सरोकार वाले दोनों को कुछ ना कुछ बहस का मुद्दा मिल जाता है। प्रेमचंद ने केवल क्रूर और निर्मम व्यवस्था का विरोध किया। उन्हें किसी जाति विशेष से कोई शिकायत नहीं है और ना ही किसी धर्म संप्रदाय से कोई मन मुटाव। वह केवल इंसानियत की बात करते थे। जिस समय साहित्य अपने मूल उद्देश्य को भूल चुका था, उस समय उन्होंने उसकी शाख को बचाए रखना, कफन, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, दूध का दाम, बूढ़ी काकी, मंत्र, नशा आदि कहानियों से उनकी दृष्टि के विस्तार को समझा जा सकता है। प्रेमचंद की लोकप्रियता एवं सामाजिक स्वीकृति का सबसे बड़ा कारण उनका समाज से जुड़ाव ही है। अगर उनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुति नहीं होती तो वह कभी इतने लोकप्रिय होते ही नहीं। प्रेमचंद मानवीय मूल्यों को जीवित रखकर साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार हैं। जब तक समाज में मानवीय संवेदना की साख बची रहेगी, प्रेमचंद की कहानियां प्रासंगिक रहेंगी और उनकी वैचारिकी भी। साहित्यकार का कार्य केवल लिखना नहीं है जो समाज में हो रहा है, बल्कि वह लिखना भी है जो होना चाहिए। इस प्रकार देखें तो कह सकते हैं कि प्रेमचंद का कहानी साहित्य यथार्थ का सजीव चित्रण है। वह आदर्श का पक्ष लेते हुए भी जीवन की वास्तविकता को प्रस्तुत करने से हिचकते नहीं हैं और ना ही घबराते हैं। प्रेमचंद अपनी साहित्यिक यात्रा में आने वाले सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी दर्ज करते हुए चलते हैं। समाज के हित के लिए साहित्य सृजन की परंपरा प्रेमचंद ने ही शुरू की। दलित चिंतकों,
तथा स्त्री विमर्शकारों ने प्रेमचंद की साहित्यिक प्रतिबद्धता को बखूबी सम्मान दिया है। उनका स्पष्ट मानना है कि प्रेमचंद जैसा कोई दूसरा साहित्यकार हिंदी में नहीं हुआ। प्रेमचंद ने जीवन की जटिलता और सहजता दोनों को अपनी कहानियों में जिया है। वह जहां एक तरफ जीवन संघर्ष लिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्सव धर्मिता को भी बराबर महत्व देते हैं। मंत्र का नायक बूढ़ा है, असहाय, लेकिन डॉक्टर से उसके बेटे को जीवित कर देने के बदले कुछ भी नहीं लेता। पूस की रात का नायक जब नींद में पस्त होता है, तब उसमें लगी आग भी उसे सुकून देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी है और वह दिशा निरंतर हमें उनके साहित्य में मिलती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।